आरएस की बात कर लें, ये बोर्ड चलता है। मैंने तो इसलिए पूछा, मेरे को चलाना नहीं आता, क्योंकि मेरे टाइम में तो वो ब्लैक बोर्ड वैसा वाला होता था। हाँ हाँ, चलता है, ठीक है। 3 स्टेप होते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए लिया है, बाकी मैं कुछ लिखूंगा विखूंगा कुछ नहीं। 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं। प्री 3 ही होते हैं? 5 होते हैं। हमारे टाइम में तो 5 थे, अब 3 कर दिए हो तो पता नहीं। प्री, मेंस, इंटरव्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब सरकार की थोड़ी सोच रहे हैं कि स्टेप थोड़े ज्यादा हो गए। 5 तो ज्यादा ही होते हैं यार, इतनी 5 स्टेप में तो आईएएस बना देना चाहिए। तो धीरे धीरे स्टेप कम हो रहे हैं, तो अब आप सही कह रहे थे, 3 ही है। अब 3 ही होंगे और 3 ही रहेंगे। तो अपने को 3 ही स्टेप की तैयारी करनी है, क्योंकि चौथे और पांचवें स्टेप की तैयारी अपन कर नहीं सकते। तो जो अपने हाथ में है वही वही करना है। ठीक है। तो सबसे पहला हुआ बेस, तो फाउंडेशन है ना। हाँ। दूसरा हो गया अपना मेंस। कितने सवाल आते हैं? 110 कौन बोला? 40 सवाल कौन से छोड़ दिए? गणित के? 40 तो आते भी नहीं है। मार्क्स कितने होते हैं टोटल? 200। मेरे को तो नहीं पता था यार सेमिनार में। लाने कितने होते हैं? टारगेट इतना कम से कम रख के चलो, कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है, हालांकि इससे कम में भी चल जाता है। 150 सवाल आते हैं ना, इसमें 60 सवाल सही करने होते हैं, नेगेटिव हटा के। ठीक है, नेगेटिव जोड़ के नहीं। पर 60 तो सही किए हैं, बाकी के पीछे के 140 सवाल गलत करके आ गए या 110 सवाल गलत करके आ गए, तो नैया फिर डूब जाएगी। नेगेटिव हटा के सिर्फ 60 सवाल सही करने होते हैं। और मैं कहता हूं आप 75 सवाल आसानी से नेगेटिव हटा के सही कर सकते हो। रेगुलर पढ़ोगे, मूल मंत्र यही है। रेगुलर कोचिंग में आओगे, रेगुलर पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो और नोट्स को रिवाइज करोगे, तो आगे कैसे करना है मैं धीरे धीरे बताऊं। पेशेंस से सुनोगे ना भाई? हाँ। बीच में वो तालियां तो नहीं बजाना शुरू कर दो, हिंट देते ना कि भाई अब तू जा, वैसा तो नहीं करोगे ना? इसीलिए मैं जानबूझ के सबसे पहले ही आया। ठीक है। तो ये तो हो जाता है, इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी एकदम फर्स्ट स्टेज के अंदर में है। तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बस थोड़ा डिसिप्लिन में रहना, रेगुलर लेना, कंसिस्टेंट रहना। ठीक है। उसके बाद में मेंस, इस पे जोर रखना भाई। ये कितने नंबर का होता है? 800 नंबर का। ठीक है। 4 पेपर होते हैं अपने, 200 मार्क्स के। ठीक है। चौथा पेपर किसका होता है? लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश का। हिंदी कितने नंबर की आती है? 120 नंबर की, और इंग्लिश 80 नंबर की। ठीक है। इसमें मेरे थे, ले भाई यहां लिख देता हूं। ठीक है। 130 नंबर थे, और इसी इसी पेपर की वजह से मैं 56 रैंक आई मेरी। ठीक है। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पेपर चारों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, गणित के जैसे मार्क्स मिलते हैं। पर्यायवाची पूछा, घोड़े का 4 पर्यायवाची लिख दिए, तो एग्जामिनर को 2 नंबर देने ही पड़ेंगे। 2 में से 2 देने ही पड़ेंगे। विलोम शब्द पूछा है, विलोम शब्द अगर आपने सही लिखा है, मात्रा की गलती नहीं है, तो 2 नंबर देने ही पड़ेंगे उसको। ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर का सवाल था, आप उसमें तो वो 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, और 8 भी दे सकता है, उसका विवेक है। लेकिन अगर संधि विच्छेद पूछा है, और आपने सही संधि विच्छेद करके कौन सी संधि है सही लिखा है, तो आपको नंबर उसको देने पड़ेंगे। आर्टिकल की एरर पूछी है उसने, और आर्टिकल सही ढूंढ के एरर आपने सही निकाला है, तो उसको मार्क्स देने पड़ेंगे। तो गणित के जैसे चलता है ये। और अगर आप सोचो
कि मैं क्या है पर्यायवाची 3 दिन में पर्यायवाची याद कर लूंगा, नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, रोज थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे। बुक खरीद लो और दिन के रोज एक दो पेज विलोम शब्द से स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे आसान वही होता है। और रोज एक दो दो पेज पढ़ो। ठीक है। अपने दोस्त को लिख के दोगे, अच्छा इसका पर्यायवाची 4 पर्यायवाची 5 पर्यायवाची लिख के बता। जितने पूछते हैं उससे ज्यादा ही याद करने हैं। ठीक है ना। अभी 2 पूछते हैं, तुम 2 याद करके जाओगे, वहां एक भी याद नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है। 2 पूछते हैं, 4 याद करके जाओ, तब जाके 2 याद रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है आपको एग्जाम के अंदर में? सबसे बड़ा चैलेंज है 2 दिन में 12 घंटे लिखना। अपने एग्जाम कैसे होते हैं आपको पता है? एक दिन में 2 पेपर, फिर अगले दिन के अंदर 2 पेपर, 2 दिन में 2 पेपर होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। सुबह आपको कितने बजे बुलाते हैं? 10 से 1, और फिर 2 से 6 घंटे एक दिन में लिखना होता है। अभी मैं आपको पेन पेपर दे दूं, आपको मटेरियल भी दे दूं ना, आप में से 90% लोग 6 घंटे नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो वहां पे हमको रिप्रोड्यूस करना है याद किया हुआ उस एग्जाम प्रेशर के अंदर में। वो कैसे आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा, करत करत अभ्यास से। तुम्हें तो पहले ही आता है, मैंने तो यहाँ के याद किया था यार। होशियार हो तुम तो। कंपटीशन बढ़ रहा है ध्रुव भैया। ठीक है। तो इन 3 पेपरों का भी ध्यान रखना है। इसके बाद में छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं अपने। कौन से पेपर में? पेपर 1 में और पेपर 3 में 20-20 नंबर वाले। ठीक है। जो सामान्य जनता होती है वो उनको छोड़ देती है, वो समझती है कि यार ये 20 नंबर का मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो पढ़ूंगा 75 नंबर की हिस्ट्री आती है वो पढ़ूंगा। 75 नंबर की हिस्ट्री भी पढ़नी है, लेकिन जब सोशियोलॉजी के कुछ पेज पढ़ के आप 20 नंबर ला सकते हो, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? टाइम और मार्क्स को बैलेंस करके चलना है कि कितना टाइम देना है हमको किस सब्जेक्ट को। वो कैसे डिसाइड होगा? वो इससे डिसाइड होगा कि उस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। फिर सब्जेक्ट का सब डिवीजन कर दो, सब डिवीजन करो। हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आप देखोगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से हमेशा एक 10 नंबर का सवाल पूछते हैं, और सीधा सीधा पूछते हैं। किसी के पास है पेपर या सिलेबस? सिलेबस है किसी के पास? नहीं है। मेरे पास ये पास हुए हुए मेरे को 4 साल हो गए, तो भी तुम नहीं रखोगे। ये रहा आरपीएससी सिलेबस है। हाँ लाओ, आगे लाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अब जैसे आधुनिक विश्व का इतिहास है ना, सिलेबस आ गया। मैं पेपर खोल लेता हूँ। पेपर कहाँ गया? पेपर 1। अब जैसे देखो, इसमें सिलेबस के अंदर में आप पढ़ोगे ना, अभी घबराना मत। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है, या वो आज तो सेमिनार है, पूरी अच्छे से क्लास लेंगे आगे भी। मैं खाली एक अंदाजा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ सिलेबस का। ठीक है ना। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी तो सेमिनार है, अभी तो बहुत लंबे समय तक आपका जो है वो चलेगा, बैच चलेगा, सारी चीजें सब बताएंगे एक एक चीज। मैं एक खाली आपको वे बता रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है। सिलेबस के अंदर में जो चीजें लिखी हुई है ना, उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। जैसे औद्योगिक क्रांति लिखा हुआ है, इसमें औद्योगिक क्रांति का 10 नंबर का सवाल आया हुआ है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा हुआ, विश्व युद्धों का प्रभाव। तो विश्व युद्धों का प्रभाव ही पढ़ना था। तो जो विश्व युद्धों के दौरान भारत में उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। तो जो अपने सिलेबस के अंदर में पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, उसके इर्द गिर्द वो यहाँ पे पढ़ाएंगे। वो यहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस भी बहुत करवाएंगे, बहुत करवाएंगे। कॉपी भरवा देंगे यहाँ पे आप 10-12। ठीक है ना। और वो आपने अच्छे से पढ़ लिए तो ऐसे ही आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है ना। तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मेरे हिसाब से तो सिलेबस। सिलेबस के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स।
सिलेबस सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक गाइडिंग लाइट है अपने, गाइडिंग लाइट, ठीक है ना। जैसे भगवत गीता है, जैसे कुरान है, जैसे बाइबिल है, जैसे हमारे देश का संविधान है, वैसे हम आरएस की तैयारी करने वालों का संविधान क्या है? सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अपनी बुक है ना, वो मंगवाओ एक, नोट सबसे, वो मंगवाना, वो वाली, पता है कौन सी? हाँ, मैंने लिखी है इसीलिए बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। फोटो है मेरा उसके ऊपर, इसलिए बता रहा हूँ। एडवर्टाइज तो खुद को ही करनी पड़ेगी ना यार, आप कोई दूसरे थोड़ी करेंगे। और आप सब तो लोग अभी घर के हो गए ना? कितने रजिस्ट्रेशन हुए? हो रहे हैं ना? हो गए ना, बस तो बढ़िया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं बात कर रहा था, और सिलेबस के ऊपर बात कर रहा था कि गाइडिंग लाइट है सिलेबस के एक एक पॉइंट के ऊपर में हमको 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का सवाल प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। वो हमको गाइड करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको ये गाइड करते हैं कि आरपीएससी का माइंडसेट क्या है, कैसे सवाल पूछते हैं। 2016 का, 18 का, 21 का 3 साल के पेपर मेंस के खास तौर से पूरे देख लीजिएगा आप। सिलेबस एक साइड में, सिलेबस रखना, एक साइड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखना, ठीक है। किताब आई थिंक जैसे उसी हिसाब से डिजाइन की है कि हिस्ट्री का जो है वो पूरा एक साथ में रखा है हमने, ज्योग्राफी का जो है वो पूरा एक साथ में रखा है, इस तरीके से रखा है, दोनों है। ये रहे, देखो भाई, इसमें प्रीवियस ईयर के हैं 2003 से 2021 तक के सारे मेंस के, ठीक है। बहुत मेहनत से तैयार की है इस बुक को अर्चना मैडम ने। 67 रैंक थी 2018 बैच की मैम है। और मैं तो ये बुक दिखाने के लिए आया था, नोट सब पे मिलती, ले लेना, ठीक है। तो इसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि देखो ये आंसर मॉडल है, आइडियल नहीं है। आप इससे अच्छा बेहतर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ एक वे ऑफ गाइड करते हैं, इसमें शब्द सीमा भी फॉलो नहीं की हुई होगी, इसमें सिर्फ एक आपको आइडिया देगा। देखो, स्पून फीडिंग तो नहीं हो सकती ना, क्या सब कुछ ही रट के और सब कुछ ही करके तो फिर मशीन रोबोट को ही बना दे प्रशासनिक अधिकारी? इंसान क्यों क्यों कैसे बनेगा? कुछ आप अपना मौलिक, कुछ आप अपना अभिव्यक्ति डालेंगे उसके अंदर में, तभी तो वो अलग होगा, तभी तो वो उसमें कुछ जान आएगी, क्या? तो ये आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि आप बहुत अर्ली स्टेज में हैं अभी, आप कोई कुछ काफी बच्चे कॉलेज में भी हैं, तो हमें ध्यान नहीं रहता है कि किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है, किस तरीके से लिखना है। तो एक मोटा मोटा आइडिया, 2 चीजों के लिए बुक, एक तो ये लोग सवाल कैसे पूछते हैं, आपको इसमें बहुत सारे सवाल रिपीटेड भी मिलेंगे देखना, तो इसीलिए आप उस वे के अंदर में ये बुक काम भी आएगी आपके। 2018 के अंदर में एक ही पेपर, मतलब एक ही चारों पेपर के अंदर में एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया था उन्होंने। योजनाएं थी 10 लिखनी थी, खाली थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके। एक सवाल पूछा 5 नंबर में, एक सवाल पूछा 10 नंबर में, मतलब 15 नंबर का सिर्फ एक सवाल था। चिकित्सा विभाग से और इनसे जुड़ी योजनाओं का सारा ब्यौरा लिखना था, 5 नंबर में कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट करके लिख दिया, 10 नंबर के अंदर में उसमें थोड़े और प्रावधान करके लिख दिए, सवाल सेम था। अगली बार आऊंगा बताऊंगा मैं आपको कौन सा सवाल था। तो ये आपको गाइड करेंगे आगे के लिए कि तैयारी का फेज कैसे कर होना है। वैसे यहाँ पे आपको कलाकार मिलेंगे, शिक्षक दूसरी जगह मिलते हैं, शिक्षक तो वो लोग हैं ही, कलाकार मिलेंगे, अपने अपने क्षेत्र के फनकार मिलेंगे आपको। आपको एक नंबर बना देंगे अपनी अपनी सब्जेक्ट के अंदर में, वो अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, धुरंधर है, ठीक है। उनकी बात मानना, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम खुद को मान लेते स्वयंभू, ठीक है। मेरे उस दोस्त के भाई ने 4 बार इंटरव्यू दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने
सबको साइड में रखो, आप अपनी खुद की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। आईआरएस सर आएंगे, अशोक सर, आपको पता होगा, ठीक है, आईआरएस है वो, यूपीएससी से। 3 भाई है वो। अशोक सर दूसरे नंबर पे, उनके सबसे बड़े भाई है ललित, ललित सर। वो एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो थे, वहां से रिटायर होके उन्होंने प्रिपरेशन की। अभी मैं उनके साथ में आरटीएस हूँ बैच में, 2018 के बैच के अंदर में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में अशोक सर हैं जो आए हैं अभी, आज सेमिनार लेंगे, आईआरएस है वो। फिर उनके सबसे छोटे भाई हिम्मत जी, आरपीएस है वो। तीनों भाई, परिवार में 3 भाई है, तीनों भाई प्रशासनिक सेवाओं के अंदर में। क्यों? क्योंकि गाइडेंस आपको सही मिला, थड़ियों वाला ज्ञान नहीं लेना है अपने को, बस। थड़ियों पे बहुत ज्ञान बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई असफल है तो उसको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हर किसी से जाके सलाह नहीं लेनी, ये सबसे खराब आदत लगती है मुझे। जब आपके पास में आपने खुद ने पैसे भर के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर में, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर में एडमिशन लिया है, तो थड़ियों के ऊपर में बैठे ज्ञानी बाबाओं से ज्ञान लेने की, भूमिया जी से ज्ञान लेने की क्या जरूरत है? वो तो कहेंगे ही कि है ये सवाल तो है। क्यों भाई, वो पहले तैयारी करने आए थे, नहीं हुआ होगा, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन ये किताब कोई मैंने थोड़ी, मतलब सिर्फ मेरे हाथों से थोड़ी निकली है। नोट सबने प्रकाशित की है, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का नाम लिखा हुआ है, तो कोई 10-20 हाथों से गुजरी होगी, उसके बाद में प्रकाशित हुई होगी ये किताब। यार कुछ क्रेडिबिलिटी तो होती है किसी चीज की, मेरे लिख देने से या ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। और मंच की भी कुछ गरिमा होती है। हर किसी को इतनी आसानी से कोई शिखर के ऊपर में इंस्टीट्यूट पहुंच जाता है, तो उसके मंच पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं होता है। तो आप यहाँ पे जो भी आते हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। पर मेरे बैच की सबसे अच्छी खासियत ये थी, शुरू के अंदर में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे लोग छटते चले जाते हैं। जो वास्तव में सीरियस लोग होते हैं ना, वो ही रहते हैं लास्ट तक, और वो ही जो है वो सेलेक्ट होते हैं। तो सिलेबस हमारा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे लोग आएंगे। हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियां सुनाता हूं मैं आपको, कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरा ले, मदिरा ले मतलब समझते हो? मदिरा ले समझते ही होंगे, मुझे पता। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। किस पथ से जाऊं, अभी सुनो पूरा होने दो, फिर करना। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब। बहुत लोग आएंगे मेरे जैसे, मैं तो 56 हूँ, आगे 55 और है, वो भी आएंगे, इससे पहले की वैकेंसी वाले वो भी आएंगे। तो अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इनको मैंने ही बिठाया है, ताकि अगर आप ताली वाले नहीं बजाओ तो बीच में वाह वाह करते रहे, माहौल बना रहे। ठीक है। अब एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, सुनोगे कहानी? बोर हो गए, वाह वाह वाले बीच में आ गए यार। कहानी मेरे को एक ही आती है, कछुए और खरगोश वाली। सुनिए आपने, मैं तो वापस से सुनाऊंगा। कछुआ होता है, खरगोश होता है, दोनों रेस लगाते हैं। खरगोश रास्ते में सो जाता है, कछुआ निरंतरता से चलता चला जाता है और रेस जीत जाता है। क्या शिक्षा मिलती है इससे? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है यार। इस प्रिपरेशन के अंदर में क्यों सिलेक्शन नहीं होता? हम इंस्टीट्यूट के अंदर में एडमिशन ले लेते हैं, और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर मैंने स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन नहीं लिया होता तो भी मेरा सिलेक्शन होता, ध्रुवया होता मेरा सिलेक्शन। लेकिन वो 2018 की वैकेंसी में नहीं होता, वो 2028 की वैकेंसी में होता, और रैंक 56 नहीं आती, 1056 आती। ठीक है, तो
आपके ऊपर में है स्प्रिंग बोर्ड, तो नाम स्प्रिंग बोर्ड से ही पता चलता है। स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? स्प्रिंग बोर्ड एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पोर्ट्स में काम में लेते हैं, जो कि जंप करने के लिए आपको एक तरीके का हाइप देता है ऊपर बढ़ने के लिए। तो वही काम करता है स्प्रिंग बोर्ड। बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। स्प्रिंग बोर्ड तो एक बस है जो एक सीमा रेखा तक लेके जाके आपको छोड़ देगा, उसके आगे आप ही को भागना है, उसके आगे आप ही को जो है वो सफर तय करना है। तो कछुआ और खरगोश फिर से मिले। खरगोश को गुस्सा आया कि साला कछुआ कैसे जीत सकता है, तो कहे फिर से एक बार रेस लगाते हैं। कछुए ने कहा क्यों नहीं लगाते भाई, लगाते हैं, जरूर लगाते हैं। दोनों ने फिर से रेस लगाई। इस बार खरगोश सोया नहीं, खरगोश रेस जीत गया। एक बार कभी जीवन में गलती करो, दोबारा कभी मत करना। यहाँ पे टेस्ट होंगे, टेस्ट पेपर्स होंगे। एक बार कोई क्वेश्चन किसी टेस्ट पेपर में गलत हो जाए, उसको अपनी नोटबुक के अंदर में लिख लेना। ये सवाल दोबारा आधी रात को भी कोई पूछ ले तो मेरे मुंह से तोते की तरह इसका जवाब निकलना चाहिए। ये अगर ठान लोगे, मूल मंत्र है ये। क्योंकि हम क्या करते हैं, पेपर हो गया, नंबर आ गए, रैंक अच्छी आई तो खुश हो लिए, रैंक नीचे आई तो ठीक है अगली बार देखेंगे करके चल दिए, वो पेपर कभी वापस उठाते नहीं। सबसे पहली बात तो हम पेपर देते ही नहीं है, आते ही नहीं है। मैं मेरे बैच की बात बताता हूँ, 300 करीब होंगे, 250-300 के करीब बच्चे होंगे उस समय, तो कम ही हुआ करते थे, 200 के करीब बच्चे होंगे लगभग। तो पेपर देने 50 या 1/4, 25% बच्चे ही पेपर देने के लिए आते थे। और रेगुलर लास्ट पेपर तक मैं बताऊं 20-20 बच्चे आए होंगे, लगभग 15-20 बच्चे आए होंगे, और उन 15-20 में से 10-12 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और जो मेरा ग्रुप था, पीयर ग्रुप था मेरा, वो सब अच्छी अच्छी रैंक के ऊपर में सेलेक्ट हुए। और हमारी तो आदत थी कि जब यहाँ से टेस्ट पेपर होता था तो यहाँ नीचे खड़े रहते थे। फिर जब जैसे टेस्ट होता है तो 7 दिन बाद में आपको आपकी टेस्ट कॉपी मिलती है, यहाँ पे होगा। अभी तो जल्दी कर दिया होगा और भी सिस्टम फास्ट कर दिया होगा। तो जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन हम टेस्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करते थे कि भाई ये पूछा, बताओ ये फलाना फलाना क्वेश्चन पूछा है, तो इसका तो आपने क्या लिखा, आपने क्या लिखा। एक तो कभी संकीर्ण सोच मत रखना कि मेरे पास वो नोट्स है उसमें से सवाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता था कॉलेज में, या आप 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, या स्कूल के अंदर में होता था कि कोई सीक्रेट नोट से इसमें से ही सवाल आते हैं, या कोई दूसरे एग्जाम होंगे उसमें से। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और यहाँ पे धीरे 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 लेवल आप देखना, आप खुद देखना, एनालाइज करना। 13 का पेपर देखना, 16 का पेपर देखना, 18 का पेपर देखना, 21 का पेपर देखना। आपको एनालाइज करने वाला पोर्शन है ना, वो बढ़ता हुआ दिखेगा, उसका परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा। और एनालाइज करने की क्षमता जिसकी विकसित हो गई ना, तो फैक्ट फैक्ट तो याद करना जरूरी है। फैक्ट तो 2 नंबर के सवाल आते हैं, वो फैक्ट पूछते हैं। हमारे पेपर में सवाल आया था 2018 में, अन्ना राजम मल्होत्रा कौन है। तो अगर आपको पता है अन्ना राजम मल्होत्रा कौन है तो ही वो 2 नंबर मिलेंगे। आप कुछ भी लिख के आ जाओ, नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल सवाल भी आएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय किस तरीके से जो है वो डीपीएसपी में लिंक करके दिया गया है। तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। पढ़ोगे आप, सब पढ़ाएंगे यहाँ पे। मैं एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि किस तरीके के एनालिसिस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार जीवन में गलती कर लो ना, फिर वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। टेस्ट सारे देने हैं। मेरा सिलेक्शन सिर्फ इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने सारे टेस्ट दिए थे। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं था जो मैंने नहीं दिया। पढ़ाई कभी कम होती है, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी। आप समझोगे कि मेरा 100% जब हो जाएगा तभी मैं करके आऊंगा, कि मेरा 100% मेरे को देना है, तो ऐसा मतलब 100% जब मेरे को याद हो जाएगा तभी मैं टेस्ट पेपर दूंगा, नहीं। 100% कभी भी नहीं होगा, किसी का भी नहीं होता है 100%। तो इसीलिए टेस्ट पूरा देना है, रिवीजन बार बार करना है। फिर कछुए और खरगोश वापस से मिले। कछुए को लगा कि यार ये जीत कैसे गया इस बार। कछुए ने कहा फिर से रेस लगाते हैं। खरगोश ने क्यों नहीं। कछुए ने कहा इस बार ट्रैक मेरी पसंद का होगा,
तो कि तू कोई भी ट्रैक लिया, जीतूंगा तो मैं ही। दोनों ने रेस लगाई। ट्रैक ऐसा था, बीच में नदी थी। कछुआ तैर के पार निकल गया, खरगोश किनारे पे ही रह गया। कछुआ जीत गया। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, कि कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को रात में पढ़ना पसंद होता है। तो अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी किस चीज के ऊपर में बुमराह यॉर्कर अच्छी डाल सकता है तो उसी को यॉर्कर अच्छी डालनी चाहिए। कोई दूसरा बॉलर डालेगा तो फुल टॉस पड़ेगी और सिक्स जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई फोर्थ पेपर को, कि भाई इस पेपर में ना मैं अच्छे से स्कोर कर सकता हूँ, हिंदी अच्छे से लिख सकता हूँ, अंग्रेजी अच्छे से लिख सकता हूँ। अंग्रेजी से घबराना मत, थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज करोगे ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान रखना। और लास्ट में कछुआ और खरगोश फिर से मिले, उन्होंने दोनों ने फिर से उसी ट्रैक पे रेस लगाई। खरगोश ने कछुए को पीठ में बिठाया जब वो जमीन पे दौड़ रहे थे, और पानी में कछुए ने खरगोश को पीठ पे बिठाया, और दोनों ने साथ साथ में रेस पूरी की। दोस्त हमेशा अच्छे बनाना, क्योंकि दोस्त ही आपको आरएस बनाएंगे। मैं मेरे दोस्तों की वजह से आरएस बनाऊं, मैं मेरे पीयर ग्रुप की वजह से ही बनाऊं। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मुझे नहीं पता था कि ज्योग्राफी के अंदर में कैसे होते थे, कैसे क्या याद करना होता है, कैसा होता है। मतलब शुरू शुरू में आया, ज्योग्राफी शुरू हुई, मैडम पढ़ाते थे, लक्षिता मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब वो दिमाग तो वो वाला इंजीनियरिंग वाला वैसा, वो बोलते थे कि ये नदी यहाँ से निकलती है। नदी नदी कैसे निकलती मैडम? तो बस निकलती है नदी। तो मैंने एक दोस्ती करी ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड वाले से। उसकी गणित कमजोर थी, उस समय गणित थी सिलेबस के अंदर में, बाद में सिलेबस चेंज हुआ। तो हमने डील करी, मैं तेरे को गणित के फॉर्मूले सिखाऊंगा, तू मेरे को ये नदियां और चोटियां सिखा देना। तो क्या ठीक है, डन, डील डन। तो उसने मुझे सारी चोटियां याद करा दी, सारी नदियां याद करा दी। मैंने भी उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे फॉर्मूले बता दी। अब किस्मत उसकी खराब थी कि गणित हट गई, तो उसके काम आई नहीं, लेकिन मेरे सारे चोटियां और नदियां सारी काम आ गई। वो भी आरएस बन गया, उसका भी सिलेक्शन हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसका भी सिलेक्शन हो गया, प्री के अंदर में अभी भी मैथ्स है। ठीक है। तो दोस्त अच्छा बनाना, और दोस्त ऐसे बनाना जो आपको मोटिवेट करे। मेरा एक दोस्त है, वो जब भी मेरा लो फेज आता था, मैं उसके पास जाऊं, सूरज नाम, सूरज के पास जाऊं, उससे यही पूछता था कि यार आज नहीं हो पाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा हार्ट बीट कैसे चलती है, अगर वो सीधी हो जाए तो अपना जीवन भी ऐसे ही चलता है। कभी ऊपर आसमान पे होंगे, कभी लगेगा कि फर्स्ट रैंक तो मेरी ही है, और कभी ऐसा लगेगा कि प्री भी पास होगा कि नहीं होगा। तो कभी लगेगा कि हिमालय को भी पार कर जाऊंगा, और कभी लगेगा कि कितनी गहरी खाई के अंदर में धंसा हुआ हूं, खुद से भी कितना पीछे खड़ा हूं मैं, मुझे खुद को पता नहीं। तो ऐसा लगेगा, ऐसा होता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। तो उसके पास जाता था मैं, वो एक ही बात कहता था कि यार पृथ्वी अपना नहीं होगा तो किसका होगा। तो उस बात से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। वो थ्री इडियट्स वाली बात, वो ऑल इज वेल वाली बात नहीं, बस साइकोलॉजिकल है कि यार मेहनत तो कर ही रहे, लेकिन कभी किसी टेस्ट के अंदर में कम नंबर आ जाते थे, कभी किसी टेस्ट के अंदर में अच्छे नंबर आ जाते थे। ऐसे ही चलता है। कभी किसी टेस्ट में ज्यादा नंबर आ जाए तो ज्यादा खुश मत हो जाना कि मैंने तो टॉप कर दिया, और किसी में कम आ जाए तो ये मत सोच लेना कि अब सब कुछ खत्म हो गया। क्या? तो वो हमेशा यही कहता था कि अपना नहीं होगा तो किसका होगा। और उसकी बात भी सही थी, हमारा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने लगातार लास्ट डे तक, लास्ट टेस्ट तक जो है वो तैयारी की पूरी, और लास्ट टेस्ट तक, मेंस का एग्जाम था उससे थोड़े दिन पहले ही, लगभग 7 दिन पहले लास्ट पेपर था, वो भी हमने लिखा कि नहीं हम लिखेंगे, जैसा भी लिखेंगे। तो लास्ट बॉल तक जो क्रीज पे डटा रहेगा, वो ही महेंद्र सिंह धोनी की तरह बॉल को